गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन रसायन विज्ञान की शाखा में चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सब लोग 11th क्लास में प्रवेश कर चुके हो और 10वीं क्लास में आपने बहुत अच्छे अंकों के साथ इसे उत्तीर्ण कर साइंस विषय को चुना है। बच्चों, आज का जो हमारा पहला वीडियो है वो आपके लिए रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय है। मैं राकेश यादव, आपका लेक्चरर केमिस्ट्री, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग कि रसायन विज्ञान क्या चीज़ है और इसका सामान्य परिचय क्या है। तो बच्चों, आप सब लोगों ने 10वीं क्लास में साइंस या विज्ञान विषय को बहुत अच्छे मन से पढ़ा है और बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी किया है। बच्चों, क्या आप लोग जानते हो कि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएँ हैं? ज़रा देखते हैं कि विज्ञान की कौन कौन सी शाखा हैं। बच्चों, आपने जिस विज्ञान को अभी तक 10th तक पढ़ा है, विज्ञान यानी साइंस को आपने पढ़ा है, ये साइंस बहुत सारी शाखाओं को अपने साथ समेटे हुए हैं। जैसे इसके अंदर आप फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को पढ़ते हो, इसी के अंतर्गत आप रसायन विज्ञान को पढ़ते हो और इसी के अंतर्गत आप लोग जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को पढ़ते हो। लेकिन बच्चों, इन तीन के अलावा भी कई सारे ऐसे विषय हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा भूविज्ञान, जिसको जियोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर जैव रसायन। उसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल मतलब राजनीति विज्ञान। और बच्चों, आपने आर्ट्स तो सुना ही होगा, आर्ट्स। ये आर्ट्स भी बच्चों विज्ञान की ही एक शाखा है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कई सारे ऐसे हैं जैसे चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। तो कई सारे ऐसे विषय हैं जो रसायन विज्ञान से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हमें इसमें पढ़ना होता है अपने रुचि के अनुसार। बच्चों, आप लोगों ने साइंस को चयनित किया है, तो साइंस में हम लोग मूलतः 3 चीज़ों को ग्रुप में पढ़ते हैं। जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स का चयन किया है अपने भविष्य के लिए, तो मैथमेटिक्स के साथ में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ना होगा। और यदि आपने बायोलॉजी का चयन किया है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अपने मूल विषयों के रूप में पढ़ना होगा। और अगर आप भविष्य में एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को पढ़ना होगा। इस प्रकार से साइंस के 3 क्षेत्रों में इसमें बांटा हुआ है। अच्छा बच्चों, एक मज़ेदार बात और है, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनमें लगता नहीं कि ये अपन को ये साइंस के होंगे। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आर्ट्स। आपको ये नहीं पता होगा कि आर्ट्स के अंदर जो ये एस लगता है, ये कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन नहीं है। अंग्रेजी में पढ़ाया आपने एक वचन और बहुवचन। अगर जैसे काऊ और काउज लिखते हैं तो ये वो वाला एस नहीं है जिसको आप लोग प्लूरल और सिंगुलर नाउन में लेके आते हो। यहाँ एस का मतलब बच्चा होता है साइंस। एस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे साइंस होता है। आर्ट्स में ही जैसे आपने भोजन विज्ञान या जैसे होम साइंस का आपने नाम सुना होगा, तो होम साइंस क्यों है? क्योंकि खाना पकाने या खाना बनाने के लिए भी हमें साइंस को यूज करना होता है। कोई भोजन को पकाने के लिए आपको उसे कितने टेम्परेचर पर गर्म करना होगा, कितना उसको ठंडा करना होगा, कौन कौन से पदार्थों को निश्चित क्वांटिटी में मिलाया जाएगा, तब जाकर के एक स्वादिष्ट पकवान बनेगा। तो बच्चों, आर्ट्स भी जो है एक प्रकार का साइंस ही है, इसमें भी कुछ नियम चलते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से अपने राजनीति विज्ञान पढ़ा हुआ है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, कुछ न कुछ राजनीति विज्ञान के टॉपिक्स होते हैं, उनके अंदर कई सारे नियम बने हुए हैं। तो बच्चों, साइंस जो है, जो नियमों के आधार पर तथ्यों को सिद्ध किया जाता है, वही हमारा साइंस है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये सब इसी में। ऐसे ही आपने भौतिक विज्ञान को जब लिखा होगा अंग्रेजी में, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? फिजिक्स। यहाँ पर भी एस का मतलब बच्चों साइंस ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज़ें हैं आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि इसका मीनिंग क्या है। मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैथमेटिक्स को आपने क्या लिखा हुआ है? मैथ्स लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स को लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? मैथ्स। तो मैथ तो गणित हो गई और एस क्या हो गया यहाँ पर? साइंस। तो गणित में भी तो नियम चलते हैं।
इसीलिए मैथ भी जो है साइंस का ही पार्ट है। तो ये बच्चों आप समझ गए कि साइंस के अंदर कई सारे क्षेत्र हैं जिन्हें हमें बारी बारी से पढ़ना होता है। अब बात आती है हमारे पास में यहाँ पर भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये हमें मूलतः पढ़ने होते हैं। अब मैं आपका जो अध्यापक हूँ, मैं रसायन विज्ञान से संबंधित हूँ, तो मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो रसायन विज्ञान से संबंधित होगा, यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुणों, उनके संगठन, उनके उपयोग, उनको कैसे बनाया जाएगा, उनकी संरचना क्या होगी, तो इनके बारे में जो बताया जाएगा तो वो किसके अंतर्गत होता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो आप समझ गए बात को, रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुणों, उनकी संरचना, उनके अवयवों, उनके संगठन, उनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही है हमारा रसायन विज्ञान। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान। बच्चों आप लोग केमिस्ट्री अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो इस टॉपिक के अंदर हम इसके मूलभूत चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम रसायन की बात करें तो अंग्रेजी टर्म्स भी आएंगी जिनको आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान जो है बच्चों, ये 3 शाखाओं में बटी हुई है। एक शाखा इसकी है कार्बनिक रसायन, दूसरी शाखा जो है वो है इसकी अकार्बनिक रसायन, और तीसरी शाखा जो है उसे कहा जाता है भौतिक रसायन। ठीक है ना बच्चों, तो ये 3 शाखाओं में बटी हुई है। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें ऐसे पदार्थों के गुणों, व्यवहार, उपयोग, विरचन का अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित हो या कार्बन से निर्मित पदार्थों का इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। क्या इस पदार्थ में कार्बन है, तो इसका मतलब ये पदार्थ जो है ये कार्बनिक पदार्थ है। अब इसका अध्ययन जिस शाखा में होगा वो हो जाएगा हमारा कार्बनिक रसायन। इसी प्रकार से आपने मेथेन पढ़ी हुई है निचली कक्षाओं के अंदर। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, तो यहाँ पर भी कार्बन है, तो कार्बन का अध्ययन कर रहे हैं तो ये भी हमारा कार्बनिक पदार्थ हुआ और शाखा हो गई कार्बनिक रसायन। बट बच्चों लेकिन इसमें एक अपवाद है, आपने एक पदार्थ का नाम सुना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हम लोग अपने श्वसन के दौरान जिस गैस का उत्सर्जन करते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, तो उस गैस को क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अब इसमें भी कार्बन आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं ये कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है? आपके मन में इसका उत्तर आया होगा कि ये कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। इसके जितने भी गुणधर्म हैं वो अकार्बनिक पदार्थों की तरह हैं, जैसे कि ये गैस है वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के कुछ गुण होते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थों का जब दहन किया जाता है, जब इन्हें जलाते हैं तो ये काले रंग के एक पदार्थ यानी कार्बन में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने कागज़ जलाया होगा या लकड़ी जलाई होगी या आपने थेपड़ी या कोई इस तरह की चीज़ जलाई होगी, तो उसको जलाने पर आप क्या देखते हैं, काले रंग की राख आपको प्राप्त होती है, कार्बन है वो। तो उस कार्बन की हमें प्राप्ति होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या CO2 को जलाया जा सकता है क्या? अरे भाई नहीं जला सकते उसको हम, क्योंकि ये तो आग को और बुझा देती है, अग्निशामक का काम करती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक कार्बनिक पदार्थ नहीं है, एक अकार्बनिक पदार्थ है। आपको ये बात समझ में आ गई? और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। अब बात आती है अकार्बनिक रसायन। अ का मतलब होता है नहीं, ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं होगा उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाएगा उसे अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। जैसे आपने पानी पिया होगा, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। इसमें 2 परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है और अणु बनाया हुआ है ये। तो क्या इसमें कार्बन है? नहीं है, इसका मतलब ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। अमोनिया आप लोगों ने देखी हुई है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपने देखा हुआ है, H2SO4, कार्बन नहीं है। ठीक है ना। कास्टिक सोडा आपने नाम सुना होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी कार्बन नहीं है, तो ये भी एक अकार्बनिक पदार्थ है। अब इन पदार्थों का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे वो हो गई हमारे पास अकार्बनिक रसायन। अब बात आते हैं हम लोग तीसरी शाखा पर। तीसरी शाखा कौन सी हुई, भौतिक रसायन। देखो नाम में भौतिक आ रहा है, इसका मतलब रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम फिजिक्स के कुछ तथ्यों का केमिस्ट्री के साथ में
संबंध स्थापित करते हुए अध्ययन करते हैं तो इसे कहा जाता है भौतिक रसायन। जैसे ताप, दाब, ऊष्मा, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऊर्जा, ठीक है ना, दहन। तो ये सारी चीज़ें जिसमें हम अध्ययन करेंगे वो सब किस में हो जाएगा, भौतिक रसायन में। अम्ल और क्षार का नाम आपने निचली कक्षा में पढ़ा हुआ है, तो वो भी किस में आएंगे, भौतिक रसायन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों, लवण वगैरह। तो ये हो गए हमारे पास में रसायन विज्ञान और उसकी शाखाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके अगले टॉपिक की ओर। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग कि रसायन विज्ञान में कौन कौन से लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विच गिव टेक प्लेस इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों यहाँ पर दो वैज्ञानिकों का नाम आपको विशेषतर ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है हमारे पास में फादर ऑफ केमिस्ट्री। हमें ध्यान रखना है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। पूरे विश्व में रसायन विज्ञान का पितामह जिसे कहा गया है बच्चों, उसका नाम है लेवोशियर। उसका नाम क्या है बच्चों, लेवोशियर है। लेवोशियर ने बच्चों हाइड्रोजन गैस या उसके जो गुणधर्म हैं उनके बारे में बताया था, और भी कई सारे तथ्य हैं जो कि इन्होंने दिए थे। तो लेवोशियर जो है उसे कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पितामह विश्व में, ठीक है। इसी प्रकार से हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत के संदर्भ में पितामह किसे कहेंगे, तो एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। तो ये है हमारे पास में प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद राय। प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद राय, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री या हिंदू केमिस्ट्री के नाम से किताब लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री इस नाम से जो इन्होंने अपनी किताब लिखी थी, और कई सारे पदार्थों के बारे में रसायन विज्ञान में अपना योगदान दिया। तो दो तथ्य हमारे पास यहाँ पे आए, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेवोशियर है, और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है, प्रफुल्ल चंद राय। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि हमारे पास में कि जो रसायन विज्ञान है इसमें हम पदार्थों को बारे में कैसे अध्ययन करें, तो वर्गीकरण करने के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। बच्चों पदार्थों के वर्गीकरण से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है बच्चों। सबसे पहला जो महत्व है बच्चों वो है हमारे दैनिक जीवन की उपयोगिता। आप लोग अपने दैनिक जीवन में कई सारे रसायनों का अपने क्षेत्र में उपयोग करते हैं। जैसे आपने बॉर्नवीटा या कॉम्प्लान का यूज किया है तो वो भी एक प्रकार का क्या है, रसायन है। आपने तेल, साबुन, क्रीम, लिपस्टिक वगैरह का यूज किया है, ये भी कई प्रकार के रसायन हैं। इसी प्रकार से चिकित्सा क्षेत्र में आप रसायनों का उपयोग करते हैं। जैसे आपने सिर दर्द की दवाई खाई या बुखार की दवाई खाई या पेट दर्द वगैरह की दवाई खाई, तो चिकित्सा क्षेत्र में भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तीसरा इसका उपयोग होता है कृषि के क्षेत्र में। आप हमारे घरों में कई सारे लोग कृषि करते हैं तो खाद डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, पोषक तत्व डालते हैं, डीएपी वगैरह का आपने नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी क्या है, विभिन्न प्रकार के रसायन हैं। उसके अलावा विस्फोटक पदार्थ हैं जैसे टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना, डायनामाइट। ये सारे विभिन्न प्रकार के क्या हैं, रसायन हैं जो कि विस्फोटक के रूप में काम में लिए जाते हैं। उसके अलावा बहुलकों के रूप में हम इन्हें यूज में लेते हैं। जैसे आपने नायलॉन का नाम सुना होगा, नायलॉन के धागे, नायलॉन की रस्सियाँ, प्लास्टिक जो बाल्टियाँ वगैरह हैं, तार वगैरह हैं, तो ये सब भी क्या है हमारे पास में कई सारे केमिकल्स हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में कई सारे केमिकल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं बच्चों कि नो लाइफ एग्जिस्ट विदाउट केमिकल्स। क्या आप बिना रसायनों के किसी जीवन की कल्पना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखिए सुबह उठने से लेकर के शाम तक आप किसी न किसी केमिकल का यूज अवश्य करते हैं। आप सुबह उठते ही जो टूथब्रश करोगे वो प्लास्टिक का बना हुआ है, दैट इज़ क्या चीज़ है, वो एक बहुलक है यानी केमिकल है। टूथपेस्ट आपने यूज किया वो एक केमिकल है। उसके बाद नहाने के लिए आपने साबुन यूज किया, कपड़े धोने के लिए आपने साबुन यूज किया, आपने हेयर ऑयल यूज किया, क्रीम लगाई, लिपस्टिक लगाई, नेल पेंट लगाए, ठीक है ना। कपड़े जो पहनते हैं उनके अंदर हम लोग टेरिलीन वगैरह रेशों का उपयोग करते हैं। चश्मा पहनते हो तो उसमें फाइबर ग्लास है या प्लास्टिक है, तो वो चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई सारी चीज़ों को हम लोग एज अ केमिकल हमारी डेली लाइफ में यूज लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी डेली लाइफ में केमिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बच्चों बात आती है कि रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पहले बात करते हैं पदार्थ है क्या। बच्चों पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। द्रव्य बोल दीजिए, पदार्थ बोल दीजिए, अंग्रेजी में इसको मैटर
मैटर या सब्सटेंस कहा जाता है। तो द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ ऐसे घटक होते हैं वायुमंडल के जिनका कोई द्रव्यमान होता है और वो वायुमंडल में कोई ना कोई अपना स्थान घेरते हैं। आप ध्यान रखेंगे, उसी चीज़ को द्रव्य या पदार्थ कहा जाएगा जिसका कोई द्रव्यमान हो और जो वायुमंडल में अपना कोई स्थान घेरता है। आपने एक पेन लिया और इस पेन को आपने किसी टेबल पे रखा और या इसको आप कोई तराजू पे इसका वजन कीजिए, तो आपका इसका वजन नज़र आएगा कि भाई 25 ग्राम है या 50 ग्राम है, तो वजन है। और जब आप इसको रख रहे हो तो इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा और वो एरिया या वॉल्यूम वो घेर रहा है। इसका मतलब ये एक पदार्थ है। अब आप कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पदार्थ है कि नहीं है? बिल्कुल वो एक पदार्थ है। इसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होगा तो ये एक स्थान भी घेरेगा, कोई ना कोई इसका आयतन भी होगा, इसलिए हम इनको पदार्थ कहेंगे या द्रव्य कहेंगे। अब बात आती है द्रव्य या पदार्थों के वर्गीकरण की, कि इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो ज़रा देखते हैं द्रव्य या पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हमने लिखा, ये सारणी हम लोग ध्यान रखेंगे, द्रव्य, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको मैटर या सब्सटेंस भी कहा जाता है। द्रव्य या पदार्थ को हम सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में शुद्ध पदार्थ और दूसरा आता है हमारे पास में मिश्रण। आपने अपनी छोटी कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा होगा। मिश्रण को अंग्रेजी में बच्चों मिक्सचर कहा जाता है और यह है प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ जो है बच्चों, इसको हम आगे फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक को कहा जाता है तत्व, तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरे को कहा जाता है यहाँ पर यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है, इसी प्रकार से मिश्रण को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारे पास में समांगी मिश्रण और दूसरा होता है हमारे पास में विषमांगी मिश्रण। जरा इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी हमने कहा कि द्रव्य या पदार्थ ऐसे घटक होते हैं जिनका कोई द्रव्यमान हो और जो कोई स्थान घेरते हो, उनको हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग है उसको हम शुद्ध पदार्थ कह रहे हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक ही प्रकार के होते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं पाया जाता, तो हम उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल लो, आपने एक चांदी की अंगूठी ली, ठीक है बच्चों, तो वो चांदी की अंगूठी केवल चांदी से बनी हुई है, तो उसमें प्रत्येक कण या प्रत्येक परमाणु किसका बना हुआ है? केवल चांदी का बना हुआ है। तो बताइए वो शुद्ध पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, वो शुद्ध पदार्थ हो गया। ठीक है ना। लेकिन आपने अगर सोना लिया, आपकी मदर के पास में या घर में कोई सोने का आभूषण है, तो क्या वो सोने का आभूषण शुद्ध पदार्थ में आएगा? नहीं आएगा। 24 कैरेट सोने का कोई आभूषण नहीं बन पाता, 23 कैरेट या 22 कैरेट के आभूषण बनाए जाते हैं। तो उस 23 कैरेट या 22 कैरेट के अंदर जो है, तो सोने के साथ में या तो तांबे की या चांदी की अशुद्धि उसमें मिलाई जाती है ताकि उसमें एक मजबूती आ सके। तो जो सोने के आभूषण है वो हमारे शुद्ध पदार्थ नहीं होंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? मिश्रण हो जाएंगे। ठीक है ना। ये बात समझ गए आप लोग, शुद्ध पदार्थ क्या है और मिश्रण क्या चीज़ है। शुद्ध पदार्थ को हमने फिर आगे बांटा हुआ है तत्व और पदार्थ में, यौगिक में। तत्व क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही परमाणु पाया जाएगा, उन्हें हम तत्व कहते हैं। तत्व को हम परमाणु भी कह सकते हैं। जैसे आपने तत्व के रूप में लिखा सोडियम, आपने लिखा मैग्नीशियम, आपने लिखा गोल्ड यानी सोना, या आपने लिखा चांदी यानी अर्जेंटम यानी एजी लिख दिया, तो ये हमारे तत्व को इंडिकेट कर रहे हैं। एक ही प्रकार का संगठन होगा, एक ही प्रकार की प्रकृति होगी। अब बात आते हैं हम लोग यौगिक के पास में। बच्चों, हम यौगिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास में अणु और एक हमारे पास हो जाएगा यौगिक। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अणु क्या होता है कि जब दो परमाणु आपस में मिलकर के किसी अनुपात में मिलकर जो संगठन बनाते हैं, वो हमारा कहलाता है अणु। ठीक है, बात समझिए आप लोग। दो परमाणु चाहे वो समान हो चाहे वो असमान हो, तो उनको जब मिला दिया जाएगा तो उनको क्या कहा जाएगा? अणु कहा जाएगा। जैसे H2, जैसे N2, जैसे O2, तो ये जो है हमारे अणुओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अणुओं के गुणधर्म जब भी होंगे तो उसमें एक समान परमाणु आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात आती है यौगिकों की। यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग होंगे यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी अनुपात में मिल जाते हैं तो बनने वाले संगठन को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे Na+Cl इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास में? NaCl। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिल गए तो क्या बन गया? H2O बन गया। उसी प्रकार से एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या बन गया हमारे पास? अमोनिया। एक सोडियम है
एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में NaOH। तो बच्चों ये यौगिक हो गए हमारे पास में। तो आप समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक परमाणु किसी निश्चित अनुपात में मिल जाए तो बनने वाले संगठन को हम यौगिक कहते हैं। अब बात आती है हमारे मिश्रण की। मिश्रण की सिंपल सी परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में मिला देंगे तो जो संगठन बन जाएगा वो हमारे बन जाएगा, हमारे पास में मिश्रण हो जाएगा। जैसे आप चीनी को पानी मिला दो तो चीनी और पानी इन दोनों का मिला हुआ जो संगठन है वो क्या कहलाया, हमारा मिश्रण कहलाया। अब आते हैं मिश्रण पे। हम लोग मिश्रण को फिर आगे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है हमारे पास में विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, जब आप दो यौगिकों को आपस में मिला रहे हो तो वो एक दूसरे में पूर्णतया मिल जाए और उनको सेपरेट करना थोड़ा कठिन होता है, तब उसको कहा जाता है समांगी विलयन या समांगी मिश्रण। जैसे भी मैंने कहा था, चीनी को आपने पानी में मिला दिया, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, वायुमंडलीय गैसें, वायुमंडलीय गैस। अब हम जानते हैं हमारे वायुमंडल के अंदर O2 है, N2 है, CO2 है, तो इनका मिश्रण जो है ये भी हमारा समांगी है। तो आप देख सकते हैं एक जैसे घटक में, एक जैसी अवस्था में जब वो पाए जाते हैं और जिन्हें सेपरेट करना थोड़ा कठिन होता है तब उन्हें कहा जाता है समांगी मिश्रण। चीनी ठोस थी, पानी द्रव था, जब इसको आपने घोल दिया तो चीनी का पानी में एक मीठा विलयन बन गया। तो ये मीठा विलयन जो इसमें चीनी घुली हुई है ये हमारा कैसा हो गया, समांगी। चीनी भी द्रवस्था में आ चुकी है, ठीक है। अब बात आती है विषमांगी विलयन की, कि विषमांगी विलयन क्या है। विषमांगी विलयन, जब दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाया जाए, उन दोनों की अवस्था या तो अलग अलग हो या उन दोनों को सेपरेट थोड़ा आसानी से किया जा सकता है, तब उसे कहा जाता है विषमांगी विलयन। आपने इसका एग्जाम्पल अपने घरों में देखा होगा, जब आपकी मदर गेहूं को साफ़ करती है तो गेहूं के साथ में जो कंकड़ आते हैं वो किसका एग्जाम्पल हो गया, विषमांगी विलयन का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार से चावल के साथ में आपने देखा होगा कभी कभी उसमें भूसी आ जाती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, विषमांगी का एग्जाम्पल हो गया। या आपने अपने भवन निर्माण जब होता है तब देखा होगा कि जब रेत को साफ़ किया जाता है कोई छलनी के द्वारा, तो उस रेत के साथ में कंकड़ या सीप वगैरह जो है आ जाते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, विषमांगी विलयन का एग्जाम्पल हो गया। बच्चों आपको ये बात समझ आ गई। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि हमारे पास में रसायन विज्ञान क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखा है, रसायन विज्ञान में कौन कौन सी शाखा हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन है और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री क्या था। फिर हमने पदार्थ की परिभाषा लेते हुए पदार्थों के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण को यहाँ पर देख लिया। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम इसके आगे की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके अगले पड़ाव की ओर। आप लोग इसी क्रम के अनुसार अपने नोट्स को बनाते रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर सकता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।